नमस्कार, डीजे न्यूज के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी, जिनका बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम राजवाड़ा टू रेजेंसी, जिसे हम पेश करते हैं कहीं अनकहीं के रूप में। आज इस कॉलम में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेसी की और जुडिशरी की। उन तमाम चटपटी और अनकही खबरों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे जो चर्चाओं में। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर हम बात शुरुआत करें सबसे पहले तो किसान आंदोलन और किसान आंदोलन में शिवराज सिंह की भूमिका। उन्होंने एक बहुत बड़े किसान नेता जो हैं वीएम सिंह साहब, उनको किसान आंदोलन से अलग कर दिया। और उसके अंदर की खबर क्या है, वो कैसे अलग हुए, क्यों अलग हुए? देखिए प्रतीक जी, शिवराज सिंह चौहान के मास्टर स्ट्रोक जो हैं उनकी इन दिनों बड़ी चर्चा है। कई ऐसे मौके आए जब शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि या तो समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा था तो निराकरण हो गया, या उनका फैसला जो मास्टर स्ट्रोक के उन्होंने खेलते हुए लिया था वो देश भर में चर्चित हो गया। बात किसान आंदोलन की करते हैं। किसान आंदोलन से वीएम सिंह को आखिरकार शिवराज सिंह चौहान अलग करने में सफल हो गए। बड़े किसान नेता हैं वीएम सिंह, और इसके पीछे जो अंदर की कहानी सामने आ रही है वो कहानी दरअसल ये है कि वीएम सिंह वो मेनका गांधी के चचेरे भाई हैं। और जैसा आपको मालूम है, अमृतेश्वर आनंद मतलब मेनका गांधी की जो माँ है उनकी मध्य प्रदेश, और मेनका गांधी के जो पिता थे इनकी मध्य प्रदेश में काफ़ी संपत्ति है, और वो बहुत बेशकीमती संपत्ति है। शिवपुरी इलाके में वो संपत्ति और बड़ी बेशकीमती संपत्ति है, और अभी उस पर मेनका गांधी का कब्जा है। और उस संपत्ति को लेकर मेनका गांधी और उनके चचेरे भाई वीएम सिंह में लंबे समय से विवाद चल रहा है। कोर्ट के फैसले जो हैं वो बताते हैं कि वीएम सिंह के पक्ष में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वीएम सिंह को जो जमीन उन्हें मिलना चाहिए उसका कब्जा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि स्वाभाविक है कि मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहीं, और मंत्री अभी न रहने के बावजूद भी उनका दबदबा वैसा ही है। क्योंकि एक तो गांधी नेहरू परिवार की बहू फिर भारतीय जनता पार्टी में आई और भारतीय जनता पार्टी से चौथी या पांचवी बार सांसद बनी। उनके और बड़ा प्रभाव, बेटे भी सांसद, हाँ बेटे भी सांसद है वरुण, और महिला बाल विकास विभाग रहा, वन पर्यावरण विभाग रहा। और मेनका गांधी ने ये जो मूक पशुओं के लिए जो लड़ाई छेड़ रखी, उसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति दिलाई। तो स्वाभाविक है कि जब दोनों के बीच में विवाद चल रहा हो तो वीएम सिंह को कैसे आखिर तवज्जो मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को, ये सारा मामला जो है शिवराज सिंह चौहान के ध्यान में था, और किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे वीएम सिंह को उन्होंने जो है आंदोलन से विड्रॉ होने के लिए सहमत किया। और अंदर खाने की चर्चा ये है कि वीएम सिंह से कहा गया है कि आपका जो जमीन का विवाद चल रहा है तो न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसका हम पूरा सम्मान करेंगे, और न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको जो जमीन मिलना है, जिस जमीन पर आपको कब्जा मिलना है, उस कार्रवाई को हम अंजाम दिलवाएंगे। इसी के चलते, चूंकि बड़ा बेशकीमती जमीन है, और इसी के चलते वीएम सिंह जो ऐसा कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन से विड्रॉ हुए हैं। अब बात करें कांग्रेस की तो कहा जा रहा है कि जिस सज्जन वर्मा की कमलनाथ सरकार के दौरान, जो कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब शायद वे उपेक्षा के शिकार थे। लेकिन जैसे ही कमलनाथ सत्ता से बाहर हुए, उन्हें वापस अपने पुराने और विश्वसनीय साथी सज्जन वर्मा याद आए, और इन दोनों सज्जन वर्मा का जलवा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, लगभग वही स्थिति है। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो सज्जन वर्मा लोक निर्माण और पर्यावरण विभाग के उनकी कैबिनेट के मंत्री थे, और कैबिनेट में विजय लक्ष्मी साधो के बाद उनकी वरिष्ठता के हिसाब से भी नंबर 2 की स्थिति थी। लेकिन हमने उस दौर में देखा है कि जैसा माना जा रहा था, जी कमलनाथ के जितने पुराने साथी हैं सज्जन वर्मा, उतनी तवज्जो नहीं मिल पाई। एक जमाना था हम जब देखते थे कमलनाथ केंद्र में मंत्री थे और सज्जन वर्मा उनके मध्य प्रदेश में नंबर 1 के सिपहसालार हुआ करते थे। यह भी माना गया था कि जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, तो कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए सज्जन वर्मा को बहुत तवज्जो मिलेगी। लेकिन उतनी तवज्जो मिल नहीं पाई सज्जन वर्मा को जो मिलना थी उस दौर में, और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर सज्जन वर्मा के साथ ऐसा क्यों हो रहा। बल्कि सज्जन वर्मा के विभागों से जुड़े कई फैसले जो हैं उसमें ऐसा माना गया कि मुख्यमंत्री का अड़ंगा था। लेकिन अब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कमलनाथ जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, और कमलनाथ को शायद इस बात का एहसास हुआ कि सज्जन वर्मा जैसे विश्वस्त साथी का मेरे साथ
मुख्य सलाहकार की भूमिका में रहना बहुत जरूरी है। तो इन दिनों सज्जन वर्मा की तूती बोल रही है। आप इंदौर में देखें, भोपाल में देखें, उज्जैन में देखें, जहां भी सज्जन वर्मा रहते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय और पंचायत की राज संस्थाओं के चुनाव निकट भविष्य में होना है, तो जहां भी सज्जन वर्मा रहते हैं उनके इर्द गिर्द भारी भीड़ देखी जा सकती है। और उसमें ज़्यादातर लोग इस उम्मीद के साथ उनसे मिलने पहुंचते हैं कि चूंकि वो कमलनाथ के नंबर 1 सिपा सलार है मध्य प्रदेश में, इसलिए नगरीय निकाय के चुनाव में कहीं ना कहीं वो हमें मजबूती देंगे, हमारा पक्ष यदि कम वो मजबूती से रख देंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा। तो नगर निगम में महापौर पद के, नगर पंचायत और नगर परिषद में अध्यक्ष पद के और पार्षद पद तक के कई दावेदार जो है वो सज्जन वर्मा के दरबार में इन दिनों दस्तक देते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सज्जन वर्मा के जलवे की चर्चा है, उसी तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में, खासकर भाजपा की सियासत में रमेश मेंदोला की नाराजगी की चर्चा है। रमेश मेंदोला इन दिनों अपनी सोशल साइट्स पे सिर्फ भगवान की फ़ोटो डालते हैं या साधु संतों के फ़ोटो डाल रहे हैं और भाजपा से उन्होंने एक बहुत ही मर्यादित दूरी बना ली है। यहाँ तक कि भाजपा की संग्रहण निधि में भी 2 नंबर क्षेत्र में कोई बहुत खास काम नहीं हो रहा है। तो दादा दयालु नाराज क्यों हैं और उन्होंने एक तरह से दूरी क्यों बना ली है, बड़े नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे अरविंद तिवारी जी। देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे मंत्रिमंडल विस्तार का मामला रहा हो, चाहे संगठन में पद देने का मामला रहा हो, ये माना जा रहा है कि रमेश मेंदोला की कहीं न कहीं उपेक्षा हुई है। मंत्री पद का दावेदार उन्हें माना जा रहा था इंदौर से। 2 बार वो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि पहले 3 नेताओं में जो सर्वाधिक मतों से जीते उसमें उनकी गिनती रही 2 बार, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। ये माना जा रहा था कि वो रमेश मेंदोला महापौर पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो पिछले दिनों वीडी शर्मा का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि पार्टी जो है विधायकों को नगरीय निकाय चुनाव से दूर रखेगी। मतलब महापौर पद की दौड़ से भी अघोषित रूप से रमेश मेंदोला बाहर हो गए। स्वाभाविक है, एक ऐसा नेता जिसने इंदौर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, उसे यदि मंत्री पद नहीं मिलेगा, उसे यदि महापौर पद के चुनाव के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो रमेश मेंदोला की नाराजगी तो स्वाभाविक है। समर्थकों की भी नाराजगी, समर्थकों का भी रुख जो है इन दिनों नाराजी भरा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि न तो जो नगरीय निकाय की जो प्रत्याशी चयन समिति बनाई गई है उसमें उनको सह संयोजक बनाया, उस कमेटी की पहली बैठक में रमेश मेंदोला शामिल नहीं हुए। उसके बाद जब मुख्यमंत्री इंदौर में आए भाजपा पदाधिकारियों के प्रशिक्षण वर्ग में, तो उसमें भी आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री ने विधायकों को चर्चा के लिए बुलाया, चाय पे बुलाया, तो रमेश मेंदोला वहां भी नहीं दिखे। निधि संग्रहण का मामला आपने बताया कि निधि संग्रहण के मामले में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं रमेश मेंदोला। केवल पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए, पार्टी के एक अनुशासित सिपाही होने के नाते वो प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने जरूर गए, लेकिन वहां भी रमेश मेंदोला के अंदाज कुछ नाराजी भरे ही थे। तो रमेश मेंदोला नाराज हैं, कोप भवन में हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में ज्यादा शामिल नहीं हो रहे हैं। अभी यहाँ तक कि वो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, हाँ, स्थानीय बड़े नेता जिनको चावड़ा जी हैं या गौरव, इनसे भी कोई ज्यादा मुलाकात नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों फोन भी नहीं उठाते। कुछ दिनों पहले जरूर वो ओंकारेश्वर में जब देवी कनकेश्वरी नर्मदा यात्रा करती, नर्मदा की परिक्रमा करती हुई ओंकारेश्वर रही थी, तो रमेश मेंदोला कैलाश विजयवर्गीय के साथ जाकर उनसे मिले थे। लेकिन उस दौर की भी उनकी बॉडी लाइन बता रही कि कहीं ना कहीं दादा दयालु नाराज हैं। दादा दयालु नाराज हैं, वही कांग्रेस के छोटे यादव उपेक्षा को लेकर परेशान है। देखिए, छोटे यादव उन पार्षदों में हैं जो 5 चुनावों में पिछले अलग अलग वार्डों से चुनाव जीते और नगर निगम में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का उन्होंने निर्वहन किया। स्थायी समिति के सदस्य रहे, जल कार्य समिति के सदस्य रहे, अपील समिति के सदस्य रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और स्वाभाविक है कि इस बार ये माना जा रहा था कि महापौर पद के लिए कांग्रेस के पास छोटे यादव के रूप में एक मजबूत नेता है। दिग्विजय सिंह जब पिछले दिनों आए थे तो रेसिडेंसी कोठी पर पार्टी नेताओं के बीच में उन्होंने छोटे यादव से कहा था कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और हम इस बार तुम्हें महापौर का चुनाव लड़वाएंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जब ये कहा था तब इंदौर के महापौर पद का पद किस श्रेणी में जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, इसका फैसला नहीं हुआ था। और जब फैसला हुआ तो ये पद अनारक्षित हो गया, मतलब सामान्य श्रेणी के लिए चला गया। तो एक बार फिर छोटे यादव के अरमानों पे पानी फिर गया। दिग्विजय सिंह चाहते थे, पार्टी के कुछ नेता भी चाहते थे, छोटे यादव योग्यता भी रखते हैं महापौर पद का चुनाव लड़ने की, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और इंदौर का महापौर पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने से छोटे यादव पार्टी के बड़े नेताओं के लाख चाहने के बावजूद भी मैदान नहीं संभाल पाएंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन की। 21 फरवरी को होने जा रहे वाले इस कांग्रेस सम्मेलन में कमलनाथ जी आएंगे
और कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये सम्मेलन एन के एन प्रकार शांतिपूर्ण निपट जाए, क्योंकि कांग्रेसियों की जो फितरत है उसमें कोई भी कार्यक्रम शांतिपूर्ण निपट नहीं पाता है। जब सम्मेलन की तैयारी चल रही थी तब चिंटू चौकसे ने बवाल मचा दिया था अपनी उपेक्षाओं को लेकर। कभी टिकट बिकने की बात उठ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो कांग्रेसी इस उसमें है, जुगात में है कि कमलनाथ के सामने उनका शो फीका ना रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। इंदौर में कांग्रेस के बड़े आयोजनों का हमने इतना खराब हश्र होते हुए देखा है कि उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं की चिंता स्वाभाविक। आपने देखा होगा सालों पहले जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे और रविन्द्रनाथ टिग्रे में कांग्रेस का सम्मेलन अर्जुन सिंह की मौजूदगी में हुआ था, तब अजीत जोगी की पिटाई हो गई थी। उसके बाद 2-3 सम्मेलन हम कांग्रेस के संभागी सम्मेलन देख चुके हैं जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बड़ा हंगामा होता है। और इस बार जो परिदृश्य बन रहा है कांग्रेस में नगरीय निकाय के चुनाव में टिकट को लेकर और उसको लेकर जिस तरह की छिटाकशी चल रही है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि कमलनाथ की मौजूदगी में होने वाला यह सम्मेलन शांतिपूर्ण हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को अंदेशा है, उन्हें शंका है कि यहाँ पर भी जो है उड़दंग हो सकता है। इसलिए ऐसे तमाम नेता जिन पर ये शंका है कि उनके समर्थक हुड़दंग कर सकते हैं, उन पर से पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले से संपर्क कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि एक चुनाव के पहले का जो सम्मेलन है ये शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। यदि इसमें कोई हुड़दंग होता है तो उसको लेकर पार्टी में जनता के बीच में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि इंदौर को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा कि इंदौर में जब बड़े नेताओं की मौजूदगी में कोई आयोजन होता है तो हुड़दंग उसमें होता ही। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की। और नौकरशाही के जो बड़े अधिकारी रहे वो रिटायरमेंट होने के बाद परेशानी महसूस कर रहे हैं जी। ताजा मामला संजय राणा साहब का है। लोकायुक्त के डीजी रहे, इंदौर में आईजी रहे, अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे, पुलिसिंग हाउसिंग के भी वो चेयरमैन रहे और जितने भी साल उन्होंने नौकरी की उनका दबदबा, उनका जलवा कायम रहा, हमेशा प्राइम पोस्टिंग पर रहे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद बताते हैं कि जिस लोकायुक्त संगठन के वे प्रमुख थे उसी लोकायुक्त संगठन से उन्हें कुछ परेशानियां सामने आने वाली है। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि संजय राणा जब लोकायुक्त के डीजी पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे, मतलब अपना प्रशासनिक कार्यकाल, अपने प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल पूरा करने वाले थे, उसके पहले उन्होंने कई मामलों में जो जांच में विचाराधीन थे उनको खत्म कर दिया, उनको फाइलिंग कर दी उन केसेस की। इसको लेकर उन पर बड़ी उंगली उठ रही। इसमें कई विवादास्पद केस थे। इंदौर का एक पटवारी का मामला था, एक इंदौर में पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री जायसवाल का मामला था। ऐसे कई मामले थे और इन लोगों के बारे में ख्यात था कि भ्रष्टाचार के मामले में बेजोड़। हरिशंकर जायसवाल जो पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री थे, उनके बारे में तो क्या क्या नहीं हमने सुना। और इंदौर में पटवारी कितने संपन्न होते हैं, जब लोकायुक्त का छापा एक पटवारी क्या पड़ा था तब हमको मालूम हुआ था। ऐसे कई विवादास्पद मामले जिसमें माना जा रहा था कि जांच के बाद इन्हें चालान पेश होगा, प्रोसिक्यूशन होगा। उनको संजय राणा ने डीजी पद से रिटायर होने के कुछ दिनों पहले अपने मातहत अधिकारियों की रिपोर्ट पर क्लोज कर दिया और इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। खुद लोकायुक्त इसको लेकर चिंतित है। मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में मामला है कि आखिर एक सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के कगार पे था, ऐसी क्या जल्दी थी कि ऐसे मामले जिसमें ऐसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जिन्हें लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था, जिन पर उंगली कई तरह से उठ रही थी, उनसे जुड़े मामलों को क्यों आखिर संजय राणा ने क्लोज किया, यह चर्चा का विषय बना हुआ। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मामले बंद किए हैं, जिसमें क्लोजिंग रिपोर्ट लगाई गई है, यह आने वाले समय में संजय राणा के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्या ये धुआं उठ रहा है कि शायद लेन देन करके ये मामले, बड़ी जोरों पे चर्चा है कि क्योंकि ये जितने लोगों से जुड़े मामले समाप्त किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत प्रभावशाली तो थे, लेकिन आर्थिक रूप से भी बड़े संपन्न लोग हैं। इनका मतलब इन्हें लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है प्रशासनिक क्षेत्र का, और इन लक्ष्मी पुत्रों ने अपनी पहुंच का फायदा निश्चित तौर पर लिया है। और मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम गोपाल रेड्डी को 8 दिन का चीफ सेक्रेटरी बनना बहुत भारी पड़ रहा है जी। लगातार उनके खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। अभी तो वो बीमारी का बहाना करके बचे हुए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में उनकी परेशानियां वो सासत में है, कितनी परेशानियां और बढ़ेंगी, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, गोपाल रेड्डी जो एक कई केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर, और विशेषकर उस दौर में जब वो कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश में जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। मुख्य सचिव के रूप में तो जैसा आपने बताया उनकी पारी बहुत छोटी रही,
लेकिन इन दो विभागों में वो रहे और ऐसा माना जा रहा है कि इन दो विभागों में अपर मुख्य सचिव की भूमिका में रहते हुए वे कांग्रेस के लिए फंड रेजर की भूमिका में थे। और जब केंद्रीय एजेंसियों के छापे उस दौर में काम हासिल करने वाली कुछ कंपनियों के ठिकानों पर पड़े तो उसके बाद ये माना गया कि गोपाल रेड्डी पर भी शिकंजा कसेगा, और हुआ भी ऐसे ही। गोपाल रेड्डी को तलब किया ईडी ने, तो गोपाल रेड्डी ने उस समय कहा कि मैं कोरोना संक्रमित हूँ, मैं भी आ नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जब स्वस्थ हो जाइए तब आइए, आपका जब क्वारंटाइन पीरियड समाप्त हो जाता उसके बाद आइए। तो वापस गोपाल रेड्डी को तलब किया गया और गोपाल रेड्डी को कहीं ना कहीं भय है कि उन्हें जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने जो है अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। उस अग्रिम जमानत के आवेदन को विचार योग्य नहीं माना गया है, तो स्वाभाविक तौर पर गोपाल रेड्डी की परेशानी बढ़ी हुई, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा था बीच में कि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के काफ़ी नज़दीकी हैं और तेलंगाना सरकार में, चूंकि तेलंगाना के रहने वाले हैं वो, तो तेलंगाना सरकार में सलाहकार की भूमिका में भी आ सकते हैं। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाद गोपाल रेड्डी की परेशानी बढ़ी हुई है, उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल रही है और इसी जो सारा घटनाक्रम है इसी के चलते तेलंगाना सरकार में उनकी भावी भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब हम बात करते हैं दो युवा आईएएस ऑफिसर्स की, विश्वनाथन और दीपक सक्सेना। ये दोनों मेरिट पर बहुत ही योग्य ऑफिसर माने जाते हैं। जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग साल भर होने को आ रहा है, 11 महीने हो गए, तब से अनेक जिलों के कलेक्टर बदले जा चुके हैं। कुछ जिलों के कलेक्टर और बदले जाने हैं, कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ 2-2, 3-3 बार कलेक्टर बदल गए हैं। तो दीपक सक्सेना और विश्वनाथन को चीफ सेक्रेटरी बहुत पसंद करते हैं उनकी काबिलियत के कारण, और लगता है कि उनका फिर से पुनर्वास हो सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में इन दिनों कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर के पदों पर जो पोस्टिंग हो रही है, ऐसा लंबे अंतराल के बाद देखने में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरिट को प्राथमिकता दी जा रही है। सीनियरिटी कम मेरिट, सीनियरिटी के साथ साथ मेरिट को भी देखा जा रहा है, और इसी का नतीजा है कि कई लोगों को सुपरसीड करते हुए अलग अलग जिलों में कलेक्टर युवा अधिकारियों को बनाया गया है। अभी इन दिनों दो अलग अलग निगमों के प्रबंध संचालक दीपक सक्सेना और विश्वनाथन, ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी योग्यता के दम पर कलेक्टर का पद हासिल कर लेंगे। दोनों पहले कलेक्टर रह चुके हैं, बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है, और ये माना जा रहा है कि यदि मेरिट के आधार पर ही या मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की पसंद के आधार पर, क्योंकि इकबाल सिंह बैस ने इन दिनों एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो राजनीतिक आधार पर कलेक्टर एसपी की पदस्थापना होती थी उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने अंकुश लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इसके लिए राजी किया होगा कि जिला मतलब कलेक्टर और एसपी की पदस्थापना ऐसी पदस्थापना होती है कि अगर वो राजनीतिक पसंद के आधार पर पदस्थापना होने लगी तो कलेक्टर और एसपी निष्पक्ष नहीं रह पाते, और जब उनके कार्यकाल पे इसकी छवि परिलक्षित होती है तो जनता को बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी जिस तरह से इकबाल सिंह बैस का दबदबा है और पोस्टिंग्स में उनकी पसंद को तवज्जो मिल रही है, आने वाले समय में दीपक सक्सेना और विश्वनाथन किसी जिले के कलेक्टर के रूप में नजर आए तो चौंकने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ये सहयोग है कि इंदौर में एक ही दिन दो बड़े अधिकारी, दो बड़ी जांच एजेंसियों के सर्वे सर्वा इंदौर में मौजूद थे, लोकायुक्त के राजीव टंडन और ईओडब्ल्यू के अजय शर्मा। और इसमें तड़का तब लगा जब एक ईओडब्ल्यू के बड़े प्रमुख अधिकारी रहे, लोकायुक्त के बड़े प्रमुख अधिकारी रहे, डीजी रहे अनिल कुमार जी भी आ गए। तो ये तीनों अधिकारी एक साथ एक ही दिन एक ही समय में इंदौर में थे। अब इन तीनों के बीच में क्या खिचड़ी पकी होगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। देखिए, अनिल कुमार तो इंदौर के आईजी रहे हैं और उनका आना जाना इंदौर लगा रहता, और ये भी माना जा रहा था कि निकट भविष्य में उनके बेटे की शादी होना है तो उसकी तैयारियों के सिलसिले में शायद वो इंदौर में हो। लेकिन राजीव टंडन जो लोकायुक्त के डीजी हैं और अजय शर्मा जो ईओडब्ल्यू के डीजी हैं, उनका एक ही दिन इंदौर में मौजूद रहना बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर ऐसा क्या प्रसंग था जिसके चलते दोनों डीजी जो हैं वो इंदौर में हैं। कहा जा रहा है कि किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित किसी विमर्श के लिए वो यहाँ मौजूद थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पूर्व आईजी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार के बेटे की शादी में शामिल होने दोनों अधिकारी आए थे और संयोगवश एक साथ दोनों के कई मूवमेंट हुए। लेकिन लोगों की नज़र इस मूवमेंट पर रही और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं किसी गंभीर विषय पर इन दोनों अफसरों के बीच में गुफ्तगू हुई है। अब बात जुडिशरी की, बहुत लंबी चर्चा है कि मध्य प्रदेश में जल्दी ही जजेस बनने वाले हैं, मध्य प्रदेश को जल्दी ही हाईकोर्ट जजेस नहीं मिलने वाले, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारी जगह खाली है, केस पेंडेंसी बढ़ रही है, तो क्या होगा इस मसले में? देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजेस के काफ़ी पद रिक्त हैं
और इसको लेकर अलग अलग दोनों कैटेगरी के, चाहे वो एडवोकेट कैटेगरी हो या जजेस की कैटेगरी हो, उनसे नाम आगे बढ़ाए जा चुके हैं। 7 नाम एडवोकेट कैटेगरी से बढ़ाए गए थे और 5 नाम जजेस की कैटेगरी से बढ़ाए गए थे। और लंबे समय से वो दिल्ली में अलग अलग प्रक्रियाओं में विचाराधीन थे। और चूंकि क्या रहता है, नाम जाते हैं, उसके बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय अपने स्तर पर उन नामों के बारे में तहकीकात करवाता है और वो विधि मंत्रालय की जांच बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, मतलब बड़ी गोपनीय रहती है और बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उनको चाहिए रहते हैं। तो वो जांच पूरी होने के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो एडवोकेट कोटे के नाम है वो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के लिए आगे बढ़ा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कॉलेजियम है उसको इस पर निर्णय लेना है। लेकिन जो खबर छनकर आ रही है वो खबर महत्वपूर्ण यह है कि जिन 7 अधिवक्ताओं के नाम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आगे बढ़ाए गए थे, वो 7 नाम कॉलेजियम तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन विधि मंत्रालय ने अपनी अनुशंसा में 7 में से केवल एक ही नाम, जो मेरी जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कोरो का है, उसे ही हाईकोर्ट जज के लिए 100% फिट पाया है। 2 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर जो विधि मंत्रालय की जांच के आधार पर जो रिपोर्ट बनी है, जो विधि मंत्रालय की टिप्पणी है, उसको सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ओवरलुक कर सकता है। मेरा आशय है कि कई उसमें ऐसे छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं जिसको विधि मंत्रालय तो अपनी, चूंकि विधि मंत्रालय का काम तो सही स्थिति प्रस्तुत करना है, लेकिन उसको इग्नोर करने का, उसे साइडलाइन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को रहता है। तो 2 नामों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो इसमें सफल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यह खबर अंदर खाने की है कि जो 7 नाम एडवोकेट कोटे से आगे बढ़ाए गए थे, उसमें से केवल 3 ही नाम को कॉलेजियम से हरी झंडी मिलने की स्थिति बन रही है। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी तमाम चटपटी खबरों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DGNA न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।